हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 66 है और इससे पहले हम 65 क्लास से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 19 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 की जी के जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री? तो जो संविधान का निर्वाचित अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष थे। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अब हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत में इन्हें संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है ना, संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, भारतीय संविधान का जनक और वास्तुकारों में से एक थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्हें प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है ना, भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, फिर बात करें लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर हस्ताक्षर किसने? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कब किए थे? तो ये किए थे 1966 में। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े थे। तो लाला लाजपत राय यह 1921 से ये जुड़े थे, तो यह जुड़े थे सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय 1921 से सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हैं। ठीक है, फिर हम बात कर ऑप्शन में कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फिर चिन्मय मिशन की, तो चिन्मय मिशन की स्थापना की थी स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने चिन्मय मिशन की स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, अरुण कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हीरालाल चौधरी? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करें एम एस स्वामीनाथन, तो एम एस स्वामीनाथन यह हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, यह हरित क्रांति के जनक थे। फिर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। ठीक है, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी यह नीली क्रांति के जनक थे। ओके, ठीक है, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक, और डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी तो ये नीली क्रांति के जनक थे। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। तो संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी, तो ये हुई थी तमिल में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिल में शास्त्रीय भाषा। ठीक है ना, संगम साहित्य की रचना तमिल की शास्त्रीय भाषा में हुई थी। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, तो पहले तो 6 थी, फिर 2024 में 5 और जोड़ी गई, जिससे कि अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। ठीक है ना, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं हमारे पास। ठीक है, 2024 के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है डैश की घटना के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम में निलंबित कणों के माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित और सभी दिशाओं में उत्सर्जित होता है। तो यह किस घटना के कारण होता है, तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्यापार की डैश देश द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार को दर्शाता है। तो व्यापार की डैश देश द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है संरचना। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यापार की संरचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है माजुली डैश में विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। तो माजुली यह कहाँ में विश्व में सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, तो यह बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में। राइट आंसर है ऑप्शन सी माजुली यह ब्रह्मपुत्र नदी में है, यह विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। ठीक है, हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास चेमा युंग डुंगु ग्लेशियर से। ठीक है, चेमा युंग डुंगु ग्लेशियर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसके कई नाम हैं, जैसे कि इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है दिहांग के नाम से। ठीक है, फिर बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। ओके, फिर तिब्बत में, तो तिब्बत में इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर बात करें हम गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है ना, कैलाश पर्वत श्रृंखला के गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। फिर है यमुना नदी, तो यह कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है कैलाश पर्वत श्रृंखला की यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है ना, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, फिर बात करें गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी।
ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एड्स के बारे में गलत है? तो पहला है एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से वह वायरस फैल सकता है। तो ठीक है, फिर दूसरा है यह वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति से औषधियों के इंजेक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली सिरिंज साझा करने से एक सामान्य व्यक्ति में संचारित हो सकता है। फिर तीसरा है यह वायरस एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से संचारित हो सकता है। चौथा है यह वायरस संक्रमित मां से उसके दूध के माध्यम से एक शिशु को संचारित हो सकता है। तो इनमें से जो कथन गलत है एड्स के बारे में, तो ये है एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से यह वायरस फैल सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? तो ये है 14 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी के 14 समूह में केवल एक अधातु तत्व है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है परितारिका। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए परितारिका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या वृक्क नालिकाओं और लार ग्रंथियों के युगलों का अस्तर बनाता है? तो निम्नलिखित में से क्या वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों के युगलों का स्तर बनाता है? सल की उपकला, स्तंभकार उपकला, ग्रंथिल उपकला या घनाकार उपकला? तो इनमें से क्या है जो वृक्क नलिका और लार ग्रंथियों के युगलों का स्तर बनाता है? तो ये है घनाकार उपकला। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी घनाकार उपकला। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इस्लाम अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रख्यापित एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो इस्लाम अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रख्यात एक प्रमुख विश्व धर्म है। तो ये है 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में यह पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रख्यात एक प्रमुख विश्व धर्म है। ठीक है ना, पैगंबर मोहम्मद ये है अंतिम यानी कि आखिरी नबी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दीपिका पल्लिकल और जोसन चिनप्पा ने 9 अप्रैल 2022 को किस खेल में विश्व चैंपियनशिप में युगल खिताब जीता? तो दीपिका पल्लिकल और जोसन चिनप्पा ने 9 अप्रैल 1922 को विश्व चैंपियन में युगल खिताब जीता। तो यह जीता है स्क्वैश में। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्क्वैश। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फरवरी 2022 में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने खालिदा परवीन की अध्यक्षता में 2 महिला दस्ते शुरू किए? तो 2022 में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने खालिदा परवीन की अध्यक्षता में 2 महिला दस्ते शुरू किए? तो ये किए हैं जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अपक्षेपित हो जाता है? तो जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक अपक्षेपित हो जाता है? तो ये हो जाता है लेड आयोडाइड। राइट आंसर है ऑप्शन बी लेड आयोडाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत सरकार ने जनवरी 2022 को डैश के बजटीय परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो जनवरी 2022 को डैश के बजटीय परिव्यय के साथ, तो कितने बजट परिव्यय के साथ? तो ये है 18,100 करोड़ रुपए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी कि बजटीय परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ठीक है, कितनी पे? 18,100 करोड़ रुपए पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। लोकसभा के आम चुनाव 2019 के बाद किस लोकसभा का गठन किया गया था?
तो लोकसभा के आम चुनाव 2019 के बाद किस लोकसभा का गठन किया गया था? 17वां, 16वां, 18वां या 15वां? तो ये किया गया था 17वां लोकसभा का गठन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये होती है परिनालिका की अक्ष के समानांतर। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिनालिका की अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अमृत काल में प्रवेश करने पर भारत @100 तक 25 वर्ष की लंबी बढ़त केंद्रीय बजट 2022-23 डैश प्राथमिकताओं के साथ विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो अमृत काल में प्रवेश करने पर भारत @100 तक 25 वर्ष की लंबी बढ़त केंद्रीय बजट 2022-23 डैश प्राथमिकताओं के साथ विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो यह करता है 4 प्राथमिक, ठीक है, 4 प्राथमिकताओं के साथ विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? जर्मेनियम, सोडियम, ब्रोमीन या नियोन? तो इनमें से जो तत्व एक धातु है वो है सोडियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम। चलिए नेक्स्ट है, डोडावेटा शिखर जिसका अर्थ एक बड़ा पहाड़ है डैश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो डोडावेटा शिखर जिसका अर्थ है एक बड़ा पहाड़, यह डैश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नीलगिरी की पहाड़ी का। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य श्वसन के दौरान जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो सामान्य श्वसन के दौरान जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? तो जब होता है फेफड़ों में वायु की अपशिष्ट मात्रा शेष रहती है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों में वायु की अपशिष्ट मात्रा शेष रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में कौन सा गलत है? पहला है, प्रत्येक पोषी स्तर पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। दूसरा है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तीसरा, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 10% ग्रहण कर लेते हैं। और चौथा है, प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा खो देता है। तो अब इनमें से गलत कौन सा है जो कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में है? तो इनमें से जो गलत है वो है, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 10% ग्रहण कर लेते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट एक ठोस उत्पाद और 2 अलग अलग गैसें देता है। अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली गैसों का चयन कीजिए। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट एक ठोस उत्पाद और 2 अलग अलग गैसें देता है। तो अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली गैसों का चयन कीजिए। तो जो अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली गैसें हैं वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, लवण को पानी में घोला जाता है और इस लवण के विलयन का पीएच एक सार्वत्रिक सूचक पत्र में मापा जाता है। यदि विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो लवण के डैश होने की संभावना सबसे अधिक है। तो यदि विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो लवण को डैश होने की संभावना सबसे अधिक है। तो ये है K2CO3 होने की संभावना सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक है तो ये है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन निर्वाचित पदाधिकार नहीं है? अध्यक्ष नगर निगम, अध्यक्ष जिला परिषद, कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष या नगर परिषद? तो जो इनमें से निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है वो है कार्यपालक पदाधिकारी नगर पालिका। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार की पीजी पाठशाला योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो भारत की ई-पीजी पाठशाला योजना यह संबंधित है उच्च शिक्षा से। राइट आंसर ऑप्शन सी उच्च शिक्षा। ओके, चलिए नेक्स्ट। संतृप्त कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संतृप्त कार्बन यौगिकों के लिए कथन सही है तो इनमें केवल कार्बन कार्बन त्रिआबंध होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। आयनिक यौगिकों में विद्युत की चालकता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आयनिक यौगिकों में विद्युत की चालकता के बारे में कथन सही। पहला है आयनिक यौगिक ठोस और पिघली दोनों अवस्था में बिजली के कुचालक होते हैं, तो ये तो गलत है। फिर है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन गलित अवस्था में नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर है आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, तो ये ऑप्शन सही है। फिर है आयनिक यौगिक ठोस और गलित अवस्था दोनों में विद्युत का चालन करते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर है तो ये है ऑप्शन सी। ओके, कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है यह विनिमय का माध्यम है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है यह विनिमय का माध्यम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या डैश के बीच की दूरी है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी कितनी है? तो ये है वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी है। ठीक है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन श्रृंखलन की अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए कथन की सही व्याख्या है? तो यहाँ 4 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही व्याख्या है? सिलिकॉन की तुलना में कार्बन श्रृंखलन की अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है। पहला है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन का आकार बड़ा होने के कारण कार्बन कार्बन आबंध एसआई आबंध से दुर्लभ होता है, तो यह कथन तो गलत है। फिर सिलिकॉन की तुलना में कार्बन का आकार छोटा होने के कारण कार्बन कार्बन आबंध एसआई आबंध से दुर्लभ होता है, तो यह भी गलत है। फिर है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन का आकार बड़ा होने के कारण कार्बन डैश कार्बन आबंध एसआई आबंध से अधिक प्रबल होता है, तो यह भी गलत है। फिर है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन डैश कार्बन आबंध एसआई आबंध से अधिक प्रबल होता है, तो यह सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो सिलिकॉन की तुलना में कार्बन श्रृंखलन की अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमपोषी जीव है? तो विषमपोषी जीव कौन सा है? नीम का पेड़, बाघ, शैवाल या घास? तो जो विषमपोषी जीव है वो है बाघ। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है। वुसु जेबा डैश राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो वुसु जेबा यह किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा में? तो जो वुसु जेबा जो जिस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है तो ये है नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और कब तक चलती है? तो किशोर अवस्था 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक चलती है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 या 19 वर्ष की आयु तक चलती है किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है जिसे डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है जिसे किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसे किया गया है फ्रिट्ज हेडर द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रिट्ज हेडर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ऋतुस्राव के दौरान क्या होता है? तो ऋतुस्राव के दौरान गर्भाशय का स्तर निस्तारित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में मनीषा कल्याण ने वरिष्ठ स्तर की फुटबॉल में डैश के खिलाफ भारत का पहला गोल किया था। तो नवंबर 2021 में मनीषा कल्याण ने वरिष्ठ स्तर के फुटबॉल में डैश के खिलाफ भारत का पहला गोल किया। तो ये किया था इन्होंने ब्राजील के खिलाफ। ठीक है, ब्राजील के खिलाफ भारत का पहला गोल किया था। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।